नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, आंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। पुलिस महकमे को परखने पहुंचे डीजीपी जौहरी। डीजीपी ने मीडिया से बनाई दूरी। सीआरपीएफ कैंप, पुलिस लाइन, विजुअल वाहिनी का लिया जायजा। डीजीपी ने नक्सल क्षेत्र का किया निरीक्षण। जनता दरबार लगाकर सुनी जवानों की समस्या। मीडिया कर्मियों के सवालों से बचने बना ली दूरी। कोरोना संक्रमण के बीच प्रारंभ हुआ आस्था का पर्व। कोरोना को भूल माता रानी की सेवा में जुटे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिरों में भक्तों को मिल रहा है प्रवेश। सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में की गई जगत जननी की स्थापना। प्रतिभावान सामाजिक बच्चों का किया गया सम्मान। अखिल भारतीय लोधी अधिकर्म संघ ने किया सम्मान। सामाजिक बच्चों को दिया गया कैरियर मार्गदर्शन। जीएसटी कमिश्नर लोकेश टिल्हारे ने किया संबोधित। विद्यार्थियों को बताए जीत के गुर। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी 17 अक्टूबर को जबलपुर से सड़क मार्ग से बालाघाट पहुंचेंगे। डीजीपी बनने के बाद यह उनका प्रथम बालाघाट प्रवास था, जिनके आगमन से एक दिन पूर्व जिले में पुलिस विभाग में सरगर्मी शुरू हो गई थी। थानों से लेकर चौकियों और पुलिस लाइन में साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन इस पूरे दौरे कार्यक्रम के दौरान डीजीपी का मीडिया से दूरी बनाए रखना चर्चा का विषय रहा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 अक्टूबर को डीजीपी श्री जौहरी प्रातः लगभग 11 से 12 बजे के बीच बालाघाट पहुंचे, जहां से वह सीधे भरवेली स्थित मॉयल के रेस्ट हाउस पहुंचे। डीजीपी विवेक जौहरी के बालाघाट प्रवास पर चप्पे चप्पे पर मुख्यालय से लेकर भरवेली और उनके दौरे में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हर 100 मीटर पर अधिकारी की सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। भरवेली रेस्ट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद डीजीपी जौहरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हट्टा की चौकी गोदरी सहित किरनापुर और लालबर्रा के कनकी स्थित रक्षित वाहिनी बटालियन का निरीक्षण किया, जिसके बाद वह पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण के साथ ही पुलिस दरबार लगाया, जहां उन्होंने पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। बालाघाट प्रथम प्रवास पर आए डीजीपी विवेक जौहरी अपने कार्यक्रम और पूरे निरीक्षण के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। बालाघाट में उन्हें मीडिया से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस लाइन में आयोजित निरीक्षण और पुलिस दरबार कार्यक्रम में भी कवरेज करने गए पत्रकारों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुलिस लाइन के गेट पर ही तैनात पुलिसकर्मियों ने मीडिया को रोक दिया। पूछने पर पुलिसकर्मियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया है, यदि उनके पास अनुमति है तो वह जा सकते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो किसी से संपर्क नहीं हो सका। बता दें कि डीजीपी जौहरी के इस दौरे को नक्सल गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही झाम सिंह की मौत के मामले के बाद आक्रोशित हुए आदिवासियों की सड़कों पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी से पुलिस विभाग कहीं न कहीं असहज है और कहा जा रहा है कि पुलिस या छवि को सुधारने यह डीजीपी का अचानक दौरा हुआ है। एक दिन पहले ही डीजीपी जौहरी के आने की खबर से जिला पुलिस में खासी हलचल थी। आनन फानन में महत्वपूर्ण तैयारियां की गई ताकि उनके सामने कोई कमी न रह जाए। उनके दौरे को लेकर मीडिया पर कई तरह की पाबंदी थी, कवरेज करना मना था और रोका टोकी अधिक थी।
ऐसा जताया जा रहा था कि यह गुप्त दौरा है। जौहरी आए और उन्होंने क्या कुछ परखा यह स्पष्ट तौर पर पता तो नहीं चल सका, लेकिन उनके काफिले की गतिविधियों से काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। सूत्रों के अनुसार यह तय था कि वे नक्सली गतिविधियों और बीते कुछ महीने में जिले में जिस तरह से परिदृश्य बदला है, उसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए दौरा कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में झामसिंही एनकाउंटर मामले के बाद से पुलिस के प्रति गुस्सा देखा जा रहा है और आदिवासी सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शायद पुलिस की खराब होती छवि को मैनेज करने के लिए डीजीपी का आगमन हुआ है। यह दबी जुबान ही सही, लेकिन कहा जा रहा है। आदिशक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र शनिवार से प्रारंभ हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मंदिर समितियों ने पहले की तैयारियां पूर्ण कर ली थी। वहीं मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर भी शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। शनिवार को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन नगर के समस्त देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और कोरोना जैसी महामारी को जल्द समाप्त करने की कामना की। हालांकि इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या न के बराबर ही दिखाई दी। नवरात्र के पहले दिन आज से ही जिले के देवी मंदिरों में विशेष पूजन और अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों को गाइडलाइन का पालन करना होगा, लेकिन इससे नवरात्र को लेकर उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहली बार बाजारों में रौनक फिर लौटने लगी है। जिले में मां काली पाठ मंदिर, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर, गौली मोहल्ला स्थित मां काली मंदिर, लांजी स्थित मां लंजकाई मंदिर सहित कई बड़े देवी मंदिर हैं, जिनमें भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है, जिसके तहत शनिवार की प्रातः से ही देवी मंदिरों में भक्तगणों ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। शनिवार को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन पर बालाघाट नगर के सभी देवी मंदिरों में भक्त मास्क पहनकर पहुंचे। यहां निश्चित दूरी से ही भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारी भी मास्क पहनकर ही मौजूद रहे। वहीं मंदिर के अंदर प्रवेश के पहले मंदिर के द्वार पर खड़े सदस्य भक्तों को सैनिटाइज भी करते नजर आए। कोरोना महामारी के चलते हर वर्ष की तरह इस वर्ष भक्तों की भीड़ नजर नहीं आई। विजुअल। वहीं नवरात्रि पर्व को लेकर सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में माता रानी की प्रतिमाओं को स्थापित करने का सिलसिला शनिवार की प्रातः से ही प्रारंभ हो गया था। शासन की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने माता रानी की प्रतिमाओं को दुर्गा पंडालों में स्थापित किया। इस दौरान दुर्गा पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समिति के पदाधिकारी भी दिखाई दिए। वहीं प्रतिमाओं को स्थापित करने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। कम आवाज में ढोल नगाड़ों के बीच माता रानी को स्थापित किया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष दुर्गा मंदिरों में ज्योति कलशों की संख्याओं में भी काफी कमी कर दी गई है, जबकि सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा इस वर्ष भी बालाघाट मुख्यालय में 17 अक्टूबर को गायखोरी में स्थित लोधी मंगल भवन में समारोह पूर्वक समाज के 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यहां प्रमुख रूप से उपस्थित IRS GST एडिशनल कमिश्नर भोपाल लोकेश लिल्हारे और अन्य वक्ताओं के द्वारा छात्र छात्राओं में कामयाब होने के गुर सिखाते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष बालाघाट मुख्यालय में समाज के होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के खैरलांजी, वारासिवनी, बैहर, परसवाड़ा समेत अन्य ब्लॉक से होनहार छात्र और उनके अभिभावक प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ कोरोना संक्रमण काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग और मास्क का उपयोग कर अन्य इंतजाम कर एहतियात भी बरते गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने कहा कि हम सभी सामान्य और गरीब परिवार से हैं, लेकिन पढ़ने की ललक और अपने लक्ष्य को सही समय पर पहचान कर उस ओर आगे बढ़ें। यदि आप छात्र लोगों को कामयाब होना है तो सही समय पर फैसले लेने होंगे और फैसले लेने के साथ साथ उस निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए पूरे मन से जुटना होगा। लोकेश लिल्हारे ने उच्च शिक्षा और बेहतर शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नौकरी के अलावा और भी ऐसे बेहतर विकल्प हैं जिन क्षेत्रों में जाकर कामयाब हो सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ आडंबर से दूर रहकर समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने की बात कही। और समाज में भी मैं 10 टॉपर बच्चों को हर साल सम्मानित करता हूँ। तो सम्मान करने के पीछे की मंशा ये है कि सम्मान करने से व्यक्ति की प्रेरणा बढ़ती है, समाज के बीच में उसका नाम बढ़ता है, समाज में उसका परिचय बढ़ता है और वह बच्चा जब सम्मानित होता है तो अगली बार दूसरा सम्मान प्राप्त करने की और मेहनत करता है और वो गलत दिशा में नहीं करता। तो सम्मान एक दिशा देता है बच्चे को, उसके भविष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए। आगे की ओर चलता हूँ मैं कि वाई एजुकेशन और क्या करना चाहिए एजुकेशन में। मैं एजुकेशन पे क्यों काम करता हूँ? लेकिन मैं एजुकेशन में इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मैं व्यवसाय में काम नहीं कर सकता। मैं एजुकेशन में इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मैं राजनीति में काम नहीं कर सकता। मैं एजुकेशन में इसलिए काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काम नहीं कर सकता। तो जो समाज के विकास के कई सारे क्षेत्र हैं, चाहे उसे राजनीति कह लीजिए, चाहे उसे व्यवसाय कह लीजिए, चाहे उसे स्पोर्ट्स कह लीजिए, कला कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए। मुझे गाना गाते नहीं आता, मुझे डांस करते नहीं आता, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। लोधी समाज के पदाधिकारी बीएल लिल्हारे ने बताया कि आज अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से सामाजिक बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। 85% से ऊपर अधिक अंक अर्जित करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। और किन किन का यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है? सम्मानित मतलब ये 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इस मतलब कोरोना काल में है तो ये अच्छे बच्चों ने अंक अर्जित किया है। सामाजिक दृष्टि से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे भविष्य उनका अच्छा हो और सामाजिक विकास हो। कार्यक्रम के दौरान समाज के होनहार छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड, रानी अवंतीबाई की फोटो फ्रेम सहित अन्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डाक विभाग बालाघाट अधीक्षक इंद्र कुमार लिल्हारे, अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी आलोक के प्रदेशाध्यक्ष विजय बरैया, सीडी नगपुरे, बरघाट नगर परिषद के सीएमओ बीएल लिल्हारे, यशवंत लिल्हारे सहित सामाजिक गण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एकीकृत विश्वविद्यालयों प्रबंधन प्रणाली से उत्पन्न विसंगतियों के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई बालाघाट ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के 21 जिलों में शासकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल मोड ऑटोमेशन में लाने के उद्देश्य से एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 24 लाख विद्यार्थियों का अकादमिक डाटा विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी और प्राध्यापकों का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होगा। विश्वविद्यालय की गतिविधियों को डिजिटल मोड में लाना और ऑटोमेशन करवाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस तरीके से IUMS क्रियान्वित किया जा रहा है और विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी तरह की सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्रित किया जा रहा है, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रणाली की कई विसंगतियां पैदा होंगी और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था प्रभावित होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रणाली शिक्षा नीति की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को केंद्रित करना, सूचनाओं को एक ही जगह एकत्रित करना अव्यावहारिक और अनावश्यक कदम है।
इसमें डाटा हैकिंग से संबंधित कई बड़े खतरे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही इंटीग्रेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा कर इसे निरस्त किया जाए। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों की आंतरिक व्यवस्था में न सिर्फ जटिलता पैदा करेगी बल्कि कई बिंदुओं पर व्यवहारिक भी नहीं है। IUMS के विषय पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि IUMS मतलब इंटीग्रेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन आयोग ऐसा है। तो इसके निमित्त जो हमारे जितने भी प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, लगभग प्रदेश में 21 विश्वविद्यालय हैं और 21 विश्वविद्यालय में लगभग 24 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उसमें कर्मचारी और प्राध्यापक भी इन्वॉल्व हैं। तो IUMS लागू होने से जो जितना भी डाटा है, मतलब जितने विश्वविद्यालय हैं उनका जितना भी डाटा है वो केवल एक ही विश्वविद्यालय में जाएगा, जिससे क्या है डाटा चोरी होने का थोड़ा संकट है। और एक प्रकार से कहा जाए जो विश्वविद्यालय का जो स्वयं का जो आत्मविश्वास रहता है, आत्मसम्मान रहता है, वो IUMS होने से मतलब डाउन हो जाएगा। तो हमारा ही बस यही मांग है कि ये IUMS जो विषय है जो लागू हुआ है उसमें मतलब शासन प्रशासन तुरंत एक्शन ले और तुरंत इसको निरस्त करे। अगर निरस्त नहीं करते तो फिर क्या रणनीति है आप लोगों ने? ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये हो रहा है मतलब आगे चल के बहुत मतलब स्टूडेंट का जो डाटा चोरी होने वाला सिस्टम थोड़ा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और शासन प्रशासन को ध्यान देना बहुत आवश्यक है क्योंकि एक विश्वविद्यालय का आत्मसम्मान का यहाँ पे विषय आता है। एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले विनय पारधी की याद में विनय पारधी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया गया है, जिसके तहत 17 अक्टूबर को वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नगर में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क और सैनिटाइजर का वितरण आम नागरिकों को किया गया। विनय पारधी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित किए गए मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम के दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, सोसाइटी के अध्यक्ष पारस पारधी, वेलफेयर सोसाइटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान आम नागरिकों को स्थानीय अम्बेडकर चौक में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के द्वारा लगभग 1000 मास्क और 1000 सैनिटाइजर की बोतल का वितरण आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि कुछ महीनों पूर्व नगर के मेडिकल दुकान व्यवसायी विनय पारधी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी याद में एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, जिसके तहत ट्रस्ट के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में अपना योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोगों को स्वयं अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है। कोरोना से डटकर मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि मास्क पहना जाए और हाथों को धोया जाए। विनय पारधी के दुखद निधन पर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है और ये जो मेडिकोज है, मेडिकल स्टोर्स है, इसने आज कोरोना के संक्रमण में अपना योगदान देने का निर्णय लिया और सैनिटाइज की एक बॉटल तथा मास्क यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। हमें चाहते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना से हमको डटकर मुकाबला करना है। ट्रस्ट के अध्यक्ष पारस पारधी ने बताया कि आज ट्रस्ट के द्वारा आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ट्रस्ट के द्वारा ऐसे ही आयोजन किए जाएंगे। मेडिकल की सौजन्य से और विनय पारधी मेमोरियल सोसाइटी वेलफेयर की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण जनहित में कोरोना वायरस कोविड-19 के दौर में किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और ये सभी इंस्ट्रक्शंस एक पॉम्पलेट के जरिए बांटे जा रहे हैं। लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करके इस महामारी से उभर के अपने दीन दैनिक के कार्य में कैसे जुटा जाए, कोरोना को रहते हुए भी हम हरा पाएँ, यही हमारी संस्था की और समिति की कोशिश है। और इसी तारतम्य में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 1000 मास्क और 1000 सैनिटाइजर की बोतल का वितरण हम अपनी विनय पारधी मेमोरियल की तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं।
और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम विनय पारदी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष डॉक्टर पारस पारदी। 16 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 37 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 16 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1689 पर मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1383 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 288 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 32 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 माता मंदिर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 22 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 7 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 12 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 16 नया सराफा बाजार का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 गौली मोहल्ला का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, सुहाना नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 1 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, बड़ी कुम्हारी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 का 1 मरीज, पुलिस लाइन वारासिवनी का 1 मरीज, तुमाड़ी का 1 मरीज, मेंढकी के 11 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम पुलपुट्टा का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम देवरबेली का 1 मरीज और ग्राम साडरा का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किए गए हैं। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। वारासिवनी नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम कोचिवाही में शनिवार की दोपहर में सेल टैक्स विभाग बालाघाट की टीम ने एक सरिया से भरे हुए ट्रक को कागजातों के अभाव में जब्त कर लिया, जिसके बाद ट्रक को पुलिस थाना वारासिवनी की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार सेल टैक्स विभाग बालाघाट के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि सरिया से भरा हुआ एक ट्रक छत्तीसगढ़ से आकर कटंगी की ओर जा रहा है, जिसके पास सरिया से संबंधित वैध कागजात नहीं है। जिसके बाद सेल टैक्स विभाग की टीम ने तत्काल छापेमार कार्रवाई करते हुए ग्राम कोचेवाही के पास ट्रक को रोका, जिसके बाद ट्रक को चेक किया गया तो उसमें लोहे की सरिया भरी हुई थी। इन सलाखों के कागजातों के बारे में जब अधिकारियों ने चालक से पूछताछ की तो उसके पास सरिया से संबंधित वैध कागजात नहीं पाए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने रायपुर से आए हुए ट्रक क्रमांक CG04HY 8607 को वारासिवनी पुलिस थाने में लाकर खड़ा करवा दिया और उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। प्रसव के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय ग्राम होरगढ़ निवासी प्रसूता की मेहंदीवाड़ा गांव के निकट बीती रात्रि शुक्रवार रास्ते में 108 एम्बुलेंस में ही मौत हो गई, जिसका शनिवार को वारासिवनी में PM कराया गया। घटना के संबंध में मृतिका सिंधु कावड़े के पति मुकेश कावड़े ने बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी सिंधु को शुक्रवार की रात्रि करीब 8 बजे अचानक दर्द उठा, तब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में अपनी पत्नी को लाकर भर्ती कराया, जहां जांच के उपरांत डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को खून की कमी होने के चलते तत्काल जिला चिकित्सालय बालाघाट ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बालाघाट ले जाने लगे। इस दौरान वारासिवनी के पास मेहंदीवाड़ा गांव में रात्रि करीब 10 बजे दम तोड़ दिया। पत्नी कैसे क्या घटना घटी? घटना वही प्रसव के लिए खैरलांजी हॉस्पिटल लेके गए, खैरलांजी से रेफर किया बालाघाट के लिए। बालाघाट के लिए जब निकले हम तो मेहंदीवाड़ा से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी और अचानक पुल क्रॉस करने के बाद वही तकलीफ बढ़ी और हाथ पाँव एकदम ढीले हो गए। खैरलांजी हॉस्पिटल से रेफर क्यों किया गया था? खैरलांजी हॉस्पिटल से रेफर इसलिए किया गया था कि मृतिका का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव था, जिसे टीका लगाना अनिवार्य है, तो इसीलिए बालाघाट रेफर किया गया था। और प्रसव का समय हो गया था क्या? प्रसव का समय यानी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, बाकी समय 9वां स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं, जो आप जहाँ से चेकअप करवाते हैं तो वो समय दिए होंगे, तिथि दिए होंगे? वो बहुत समय है, अभी 1 महीना बाकी। 1 महीना बाकी है। महिला ने दम कहाँ पर तोड़ा? वही वारासिवनी और मेहंदीवाड़ा के बीच। आप अपने निजी वाहन से ले गए थे क्या उसको? नहीं। कैसे ले गए थे? वही हॉस्पिटल की गाड़ी मंगाए थे, 108।
इधर घटना के बाद मृत गर्भवती महिला का शव वाराणसी सिविल अस्पताल में रात्रि में सुरक्षित रखकर मृतिका के शव का शुक्रवार सुबह डॉक्टर कमलेश झोड़े द्वारा पीएम कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वाराणसी पुलिस ने 0 पर मर कायमी पश्चात अग्रिम जांच के लिए डायरी खैरलांजी थाने को भेज दी है। लांजी क्षेत्र का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल मां पांडरीपाठ वारी मंदिर जो पहाड़ों एवं झील के किनारे बसा हुआ है, क्षेत्र में पहाड़ा वाली मां के नाम से भी प्रचलित है। पहाड़ पर वास करने वाली मां पांडरीपाठ माता की दिनों दिन महिमा बढ़ती ही जा रही है। वहीं मंदिर समितियों के द्वारा भी नित्य नए प्रयोग के साथ दर्शनार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने की सोचते हैं। मंदिर परिसर में अनेकों निर्माण कार्य भी प्रारंभ हैं, जो कि सुविधाओं की दृष्टि से निर्मित हो रहे हैं। पहाड़ा वाली मां पांडरीपाठ मंदिर में इस शारदीय नवरात्र पर्व पर 1221 कलशों की स्थापना की गई है, जिसमें घी और तेल के ज्योति कलश शामिल हैं। बता दें कि क्षेत्र में सर्वाधिक मनोकामना ज्योति कलशों की स्थापना मां पांडरीपाठ मंदिर में ही होती है। मंदिर के पंडा रेखलाल कावरे ने बताया कि मनोकामना ज्योति कलशों की सुव्यवस्थित स्थापना के लिए बड़े हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ लगभग 2000 से ज्यादा कलशों की स्थापना हो सकेगी। वहीं मंदिर में जहां लांजी सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु भक्तगणों के द्वारा ज्योति कलशों की स्थापना की जाती है, वहीं भारत देश के अन्य राज्यों के भी भक्तगणों द्वारा पहाड़ा वाली मां पांडरीपाठ माता की आराधना के लिए ज्योति कलशों की स्थापना की जाती है। पहाड़ा वाली माता के मंदिर में उत्कृष्ट गौशाला है। ये सर्वविदित और बेहतर ढंग से इन गौ माताओं, बछड़ों और नदी महाराज की देखभाल भी गौ सेवकों द्वारा की जाती है। समय समय पर भोजन, स्नान ये आवश्यक दिनचर्या है। वहीं इसी गौशाला में एक गौ माता ऐसी भी हैं जो कि स्नान के बाद ही कुछ भी ग्रहण करती हैं। मंदिर में इस गौ माता को गौरी माता के रूप में संबोधित किया जाता है। गौरी माता गौ माता की रोजाना की दिनचर्या है कि वे स्नान के बाद ही भोजन करती हैं। अब मंदिर समिति के पदाधिकारियों और गौ सेवकों के द्वारा सर्वप्रथम माता गौरी को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद ही उन्हें भोजन दिया जाता है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस महकमे को परखने पहुंचे डीजीपी जौहरी। डीजीपी ने मीडिया से बनाई दूरी। सीआरपीएफ कैंप, पुलिस लाइन, विजुअल वाहिनी का लिया जायजा। डीजीपी ने नक्सल क्षेत्र का किया निरीक्षण। जनता दरबार लगाकर सोई जवानों की समस्या। मीडिया कर्मियों के सवालों से बचने बना ली दूरी। कोरोना संक्रमण के बीच प्रारंभ हुआ आस्था का पर्व। कोरोना को भूल माता रानी की सेवा में जुटे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिरों में भक्तों को मिल रहा है प्रवेश। सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में की गई जगत जननी की स्थापना। प्रतिभावान सामाजिक बच्चों का किया गया सम्मान। अखिल भारतीय लोधी अधिकर्म संघ ने किया सम्मान। सामाजिक बच्चों को दिया गया कैरियर मार्गदर्शन। जीएसटी कमिश्नर लोकेश टिल्हारे ने किया संबोधित। विद्यार्थियों को बताए जीत के गुर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।